है, ऊपर जाती है, नीचे वापस आती है। और ये जो ग्राउंड कार है ये हॉरिजेंटली भी मूव करती है और वर्टिकली भी मूव करती है। ये देखें जरा, मैं इसका टाइम, अच्छा मैं आपको ये भी इसके ऊपर करके दिखा देता हूँ। ऑल राइट, ये आपसे मैंने पूछना ये है, ये आपके सामने है ना, कि कौन सी वाली रेड कार पहले पहुंचेगी। ये देखें जी, ये भी आपके पास है, ये आपके पास, बाबर साहब आपके पास भी ये सिमुलेशन मौजूद है, अगर नहीं सही है है। तो इसको भेज दें। ये देखें। अच्छा अब हम्म। ये देखें, रेड कार पे कंसंट्रेट करें, सिर्फ रेड कार के ऊपर। रेड कार की जो मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट, हम्म। इस रेड कार की, रेड इसकी हॉरिजेंटल मूवमेंट भी है और वर्टिकल मूवमेंट भी है। सही जो है। वर्टिकल मूवमेंट है वो बिल्कुल वैसी है जैसे इस रेड कार की है, जो ऊपर जाके वापस आ जाती है। सही सही। और ये रेड कार जो है ये इस ग्राउंड के राइट, लेफ्ट नहीं, राइट पे भी मूव करती जाती है और ऊपर जाके नीचे भी आती है, लेकिन इसकी वर्टिकल मूवमेंट वही है जो इस रेड कार की है। आप ये बताएं कि ये रेड कार जो है, मैं पहले इससे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है भाई प्रिंस तुम्हारा? नादिर। नादिर से पूछ जी। रहा हूँ कि कौन सी रेड कार जो है वो जमीन पे, वो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहले आएगी, ये वाली रेड कार या ये वाली रेड कार? The one that is going up and down. ये पहले आएगी? सोच लो दोबारा से, ये इनकी Sir, मोशन, the one that is going up and down. ये देख लो, यहां से शुरू होती हैं, जरा गौर से देख लो, तुम्हारे सामने टाइम नजर आ रहा है। ये देखो, दोनों के टाइम और मोशन बिल्कुल एक जैसी हैं। ये देखो, ये देखो, एक ही तो टाइम पे ये वापस आ जाती है, दोनों वापस आ जाती हैं एक ही टाइम पे। तुम्हारा ख्याल में ये वाली कार जल्दी आ जाएगी पहले? असल में अच्छा, नहीं, वो वाली। अब तुम खामोश रहो। अब मैं नहीं डॉक्टर, सर, आपने मुझे आखिरी दफा पूछा है। नहीं नहीं नहीं, आखिरी दफा नहीं, एक दफा फिर पूछूंगा मैं तुमसे। डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है, जी। ये वाली दोनों कार, जी। ये कार वाप जल्दी आ जाएगी नीचे, यहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे, बाहर ऊपर जाके, ये ग्राउंड में जाके यहाँ तक जाती है, यहाँ से वापस आ जाती है। ये कार इस डायरेक्शन में भी मूव करती है। तो आपके जी। ख्याल में ये अपनी डेस्टिनेशन यहाँ पहुँचती है, ये अपनी डेस्टिनेशन यहाँ से वापस यहीं पहुँच जाती है जहाँ से चली थी? कौन सी कार वापस अपनी डेस्टिनेशन पे आएगी, ये वाली कार या ये वाली कार? दोनों का सर टाइम तो एक ही है। दोनों का टाइम एक ही है? ये हाँ तो जी। इतना ज्यादा फासला तय कर रही है, पेट्रोल भी ज्यादा खर्च कर रही है। हाँ, लेकिन टाइम तो अलग वेरिएबल है ना। नादिर तुम्हारा क्या ख्याल है? Now I agree with Dr. Babar. चलो, नाउ आई एग्री, ये क्या बात हुई? कुछ तो थोड़ी बहुत शर्म है होनी चाहिए, अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये बाकी डॉक्टर बाबर साहब, ये बाकी जी कारें जो हैं, जी। जी ये इनमें फर्क सिर्फ ये है, वायलेट कार में, जामनी कार में, ग्रीन कार में और रेड कार में, ये यहाँ पर भी दो ग्रीन कार्स हैं, सही। यहाँ पर भी दो रेड कार्स है, यहाँ पर भी दो जामनी कार्स है। ये भी जी इसी तरह से, बस फर्क रेड और जामनी कार में फर्क ये है कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम है, तो इस वजह से ये जल्दी, ये 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 कम फासला तय करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब सही। मुझे बताएं
अब जरा सोच के बताइएगा, थोड़ा टाइम ले लें कि क्या ये पूरी 6 की 6 कारें, 2 रेड कारें, 2 ग्रीन कारें, 2 जामनी कारें, और ये सारी की सारी एक कौन सी पहले पहुंचेगी? जरा सोच के बताइएगा। इसको अगर आप प्ले करें एक दफा तो सर पता चल जाता है। नहीं, वो प्ले करके तो पता चल जाएगा ना जी, लेकिन मैं जरा सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी लॉजिक लगाएं, फिर मैं प्ले करके दिखाऊंगा आपको। लॉजिक के मुताबिक तो तीनों एक ही वक्त में पहुंचेगी, 6 की 6। एक ही वक्त में पहुंचेंगी? जी। क्यों एक वक्त में क्यों पहुंचेंगी? हाँ हाँ, एंगल का क्या फर्क है। ख्याल है भाई, क्या ख्याल है भाई तुम्हारा नादिर? Agreed. क्यों एग्रीड? हर चीज से एग्री कर रहे हो आज तुम? Sir, क्योंकि logic. यार तुम हर चीज से एग्री कर रहे हो तो यस सर बन गए हो। तुम्हारी तो वो जो नुदरत थी, तुम्हारी जो खास बात थी, वो तो खत्म हो गई। हाँ भाई। सर पर अच्छा अगर आप देखें तो फिर सच तो है ना। अच्छा बाबर साहब, ये हमने नोट किया है कि ये जो बात आपने कही है, ये जी बहुत बहुत सारे एमफिल स्टूडेंट्स को, मैथमेटिक्स जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, उनसे ये बात हम पूछ रहे हैं। इसमें हम कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे, यस हम सर। उनकी इंट्यूशन से पूछ रहे हैं। और वो इसका जवाब जो आपने दिया है, जो दुरुस्त है इसका जवाब, वो ये जवाब नहीं देते। तो ये आखिर इस सवाल को जब तक हम हेड ऑन डिस्कस नहीं करेंगे ना, क्लास में डिस्कस नहीं होता ना, वहां सिर्फ जी फॉर्मूला लगा के जवाब निकाल देते हैं, वहां पे इंट्यूशन या कॉमन सेंस इस्तेमाल ही नहीं होती। जी। तो ये इसकी वजह से ये बड़ी कमजोरी रह जाती है। अच्छा, ये चीज तो हो गई। अब आप जरा देखिए यहाँ पर, द 2 ग्रीन कार्ड्स टेक द सेम टाइम, आपने बताया ठीक है ना? जी। ऑल द कार्ड्स हैव द सेम अप डाउन मोशन, ये भी आपने बता दिया, ये भी बता दिया आपने। जी। अच्छा जी। हाँ, पेट्रोल किसका ज्यादा खर्च होगा? अच्छा। हाँ जी, पेट्रोल किसका ज्यादा खर्च होगा? डू दे कंज्यूम द सेम पेट्रोल? रेड वाली का ज्यादा खर्च होगा। किसका? रेड वाली का, क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजॉन्टल में। लेकिन टाइम तो वही लगाया है। टाइम वही है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी लेकिन डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है। ये दरख्वाना तुम हो? जी मैं हूँ। अच्छा ठीक है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा अब जरा तुम ये देखो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक कार के बारे में। ये ग्राउंड मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना ये। जी ये जमीन पे ग्राउंड बना हुआ है, और यहाँ से कार चलती है और यहाँ तक वापस जाती है। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है, डायरेक्शन भी तब्दील कर लेती है। अब देखें जी जरा, अब मैंने क्या किया, ये आप देखें, इसमें एक मैंने पेडागोजिकल टेक्निक बाबर साहब इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि लोगों का हम ये देखें कि क्या अगर हम एक डायमेंशन बढ़ा दें, बाबर साहब, डॉक्टर बाबर, डॉक्टर बाबर इज नॉट अवेलेबल। यस सर, यस सर। सॉरी वो ये म्यूट था जी माइक्रोफोन जी, मैं देख। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर मैंने एक पेडागोजिकल इनोवेशन तो नहीं कहना चाहिए, एक पेडागोजिकल इशू को हाईलाइट करने की कोशिश की है
कि अब हम एक डायमेंशन बढ़ा देते हैं सही। कि इधर से तो कार जा रही है ग्राउंड के ऊपर हाँ, और इधर से हमने एक बॉल फेंकी है, ओके, सही। ठीक है। अच्छा, इस यस। बॉल की जो जो हॉरिजेंटल जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है हॉरिजेंटली, हम्म, या जो वेलोसिटी है ये हॉरिजेंटली, वो बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है। सही। और जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो बिल्कुल इसके बराबर है। ठीक है। लेकिन ये जो बॉल है ये ऊपर जाती है आसमान की तरफ और उसके बाद फिर नीचे आती है। फुटबॉल कह सकते हैं, टेनिस बॉल कह सकते हैं, जो मर्जी आप कहें। ये जी, कार है जो मूव कर रही है 2D के अंदर, सही है। लेकिन ये 2D से बाहर निकल जाती है और 3D में चली जाती है। सही है। इसकी हॉरिजेंटल मूवमेंट, हॉरिजेंटल वेलोसिटी में दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको सवाल पूरी तरह से आप कॉम्प्रहेंड कर लें। हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसकी और इसकी एक जैसी है। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर जमीन की तरफ है और यहाँ पे ग्राउंड के नीचे के कॉर्नर की तरफ है, ये एक सही है। जैसी। तो ठीक हो पहले मैं गया। नादिर से पूछता हूँ, पहले दर्शवाना से पूछता हूँ कि क्या दोनों कारें एक ही टाइम पे पहुंचेंगी? दोनों कारें नहीं, एक कार और एक बॉल। आपने ये पूछा है कि वो एक टाइम पे पहुंचेंगी या नहीं, है ना? हाँ जी, यही पूछा है। हाँ, एक ही टाइम पे पहुंचेंगी। यार वो तो आसमान की तरफ जा रही है, क्या बात कर रही हो? लेकिन जिस पॉइंट पे वो दोनों खत्म होते हैं उनकी जर्नी, वो तो एक ही है ना। यार देखो, ये जो कार है, ये जो गेंद है, अच्छा मजे की बात यह है कि ये जो गेंद है इसकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, बाबर साहब आप नोट कर रहे हैं? जी सर। ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो हमने इसको दी है। यस। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी भी हमने इसको दी है, यस। लेकिन अब इस पर एक फोर्स लग रही है, वो ग्रेविटी की फोर्स है, हम्म। ठीक है। ये जो यस। ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी की फोर्स है और वो सही। कांस्टेंट फोर्स है, हाँ। ठीक है ना। यस। ग्रेविटी की फोर्स तो कांस्टेंट होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी। जी जी एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से, वो कांस्टेंट होता है 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, यस। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी एक जैसी हैं, और ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी हर टाइम पे एक जैसी हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये कार, ये जो गेंद है, फुटबॉल है, ये तो अंडर ग्रेविटी नीचे आ रही है, और ये कार जो है ये इंजन की पावर से एक बंदा इसको मोड़ के इधर लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे दर्शवाना ये बताओ कि क्या अब भी तुम्हारा यही ख्याल है कि ये एक टाइम पे पहुंचेंगी? जी। तो बाबर साहब आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब, मेरा भी ख्याल यही है कि जो तीसरा वेक्टर है ना, जो ऊपर वाले बॉल में नजर आ रहा है, अब ये तीसरा वेक्टर जो है ये बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जब देखें जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं ना, वो दो ही डायरेक्शन में, 2 डायमेंशनली है। पॉइंट उनका एक ही है। जब वर्टिकल और उसकी हॉरिजॉन्टल एक जैसी है तो वो जाहिर है एक जैसा फासला तय करेगी और एक नादिर तुम्हारा क्या ख्याल है? यस सर मत कहना आप इस दफा। सर आप एक दफा फिर से क्वेश्चन पूछे, मुझे समझ नहीं आई। दर्शवाना तुम जरा रिपीट कर दो क्वेश्चन। सर पूछ रहे हैं कि पूरी ये तरह जो डिटेल से, आराम आराम से डिटेल से नादिर को एक्सप्लेन करो। सर ये कह रहे हैं कि जो एक गाड़ी है रेड कार, जो 2D में मूव करके ग्राउंड पे एक पॉइंट पे पहुंचती है,
और एक पर्पल बॉल है जो आसमान में फेंकी जाती है और फिर वो भी एक जगह पहुंचती है। तो सर ये पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों जो बॉल और कार हैं वो एक ही टाइम पे पहुंचती है? लेकिन मैंने कुछ और भी बताया था कि वेलोसिटी के जो दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एक कार और एक सेकंड, ये जो रेड वाली लाइन है ये कर्व है या फिर ये ऊपर से नीचे आ रहा है? ये जो है ये तो ग्राउंड पे चल रही है। ओह अच्छा, आप समझ आई। ये ग्राउंड पे चल रही है। जैसे पहले ये मैंने दिखाई थी ना, जब नहीं पूछा ये सवाल, उस वक्त क्यों नहीं पूछा तुमने ये सवाल? अच्छा सर, हाँ जी। तो ये रेड कार जो है ना ये पहले आएगी। पहले क्यों आएगी ये? Sir, because sir, it depends on the car speed. यार मैंने दर्शवाना स्पीड्स का रिलेशनशिप बता दो ना जरा इसे। सर ये भी कह रहे थे कि जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, जो राइट की तरफ जो एरोज हैं उन दो रेड कार और पर्पल बॉल पे, वो सेम है, और जो वर्टिकल स्पीड है बॉल और रेड कार पे वो भी सेम है। लेकिन ये जो स्पीड है ये नीचे की तरफ है, जमीन की तरफ है, जबकि ये लेफ्ट या राइट की तरफ है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। यहाँ पर तो इंजन चल रहा है। बताओ भाई नादिर। सर ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है यार। सर ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है मेरे लिए। अच्छा, इसमें ये बताओ कि तुम्हें क्या चीज टफ लग रही है? मैंने जब टफ मैंने नहीं लगी, बस एक है कि जो है ना दोनों क्वेश्चंस, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इट्स रियली हार्ड टू आंसर। यार ये मैंने 3 कारों का कहा था, उसमें तो तुमने मुश्किल नहीं लगा। तुमने कहा सब एक टाइम पे पहुंचेंगी। जब मैंने 6 कारों का कहा था, जब भी तुम्हें कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, जब मैंने 6 कारों का कहा था, जब भी तुम्हें कोई मसला नहीं हुआ। अब मैंने सिर्फ ये किया है कि एक तो कार है। सेम टाइम पे आएंगी। कौन कह रहा है ये मैं कह रहा हूँ। यार अभी तो ये टफ क्वेश्चन था, अब ये इजी हो गया। ये दोनों सेम टाइम पे आएंगी सर। ताहिर साहब रिकॉर्ड हो रहा है ये? यस सर। अच्छा, ये अब कैसे ये टफ क्वेश्चन जो था ये इजी कैसे हो गया? एक्स्ट्रा दिमाग अंदर डाला, समझ आ गया बस। क्या चीज तुम्हें टफ लग रही थी, मुझे ये तो बताओ ना। टफ मेरे दिमाग में ये था कि दैट दे कैंट कम एट द सेम टाइम। एक ना कोई तो दूसरे से पहले आएगा। नहीं, क्यों तुम्हारे ख्याल में ये क्यों था? वजह तो बताओ ना। सर पता नहीं, बस था। नहीं, अब ये मुझे वजह बताओ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले वजह बताओ। सर असल में मुझे पता ही नहीं है, आई प्रॉमिस। क्या? सर बस मुझे ऐसे लग रहा था। अच्छा, क्यों लग रहा था? वजह तो बताओ ना कुछ। है ये क्यों लग रहा था? क्योंकि अगर वो होएगा तो देन इट वुड बी टू सिंपल। यार टू सिंपल की बात नहीं हो रही, कोई वजह होती है। जब भी तुम इसका दर्शवाना, तुमने इसका जवाब इतनी आसानी से कैसे दे दिया? ये तो कह रहा था ये टफ क्वेश्चन है। टफ आई थिंक वो क्योंकि नादिर के कोई प्री कंसीव नोशंस थे कि ये सवाल बहुत आसान है अगर वो एक ही टाइम पे आ जाए या ऐसा कुछ। नहीं, ये तो तुम उसी की बात दोहरा रही हो ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे नजदीक ये सवाल इतना आसान क्यों था? क्योंकि मैं देख सकती हूँ विजुअली के पर्पल बॉल और जो रेड कार है उनकी जो जहाँ पे वो रुकते हैं आके वो एक ही पॉइंट है। नहीं तो वो मुख्तलिफ टाइम पे भी आके गिर सकते हैं वहां पे। लेकिन फिर आपने ये भी बताया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दे आर नॉट एट द सेम पॉइंट। रेड कार आगे है।
नहीं नहीं, रेड कार आगे नहीं है सर रेड कार आगे है, पर एक ही टाइम पे पहुंच रही है। सर देखा, मैंने कहा था। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है कि तुम इस तरह से चीट करो के, मतलब। अच्छा, आगे चलते हैं, अभी चलते, अभी पता चल जाएगा तुम्हें कितना पता है। ये तुम्हें पता है इस चीज का? इसका तो पता है ना तुम्हें? ठीक है। अब हम एक देखें, बाबर साहब। जी सर। अब हम एक क्वांटम जंप लेने लगे हैं थिंकिंग के अंदर। अभी तक सर हम क्वांटम मत कहें आप। यार, तुम तो इसको भी क्वांटम ही कह रहे थे, मैंने क्वांटम कह दिया तो क्या हो गया? क्वांटम कब का है? तुमने कहा था बड़ा ह्यूज जंप है। सर ह्यूज और क्वांटम में दो डिफरेंस है। अच्छा क्वांटम इज प्रीटी स्मॉल। अच्छा, तो मैं प्रीटी स्मॉल का ही बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, इसमें एक बात मुझे बताइए बाबर साहब, कि जी सर। अब आई एम टेकिंग अ क्वांटम जंप जी इन 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 पेडागोजी और इन थिंकिंग और इन लर्निंग, और आपने ये अगर कैलकुलस की कोई भी किताब आप ए लेवल की या कॉलेज कैलकुलस की या यूनिवर्सिटी कैलकुलस पहला कोर्स जो होता है वो उठा के देखें, तो उसमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको हर सूरत में मिलेगी। यस सर। ठीक है। अच्छा, और ये 9th और 10th और 11th और 12th की क्लास में भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगी, अगरचे वहाँ फॉर्मूलों पे ज़्यादा जोर होता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक ज़रूर होगा। अच्छा, जो चीज़ नहीं होगी और नहीं होती और चाहिए, इसलिए कि उससे आपका दिमाग खुलता है, जी वो ये है कि नादिर, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये हवा में जा रही है। जी सर। ठीक है। अब ये जमीन पे नहीं, ये जमीन पे नहीं है, ये सारी की सारी जो हैं कार्स नहीं है, ये हमने गेंदे फेंकी हैं ऊपर जमीन के। ठीक है। और ये सब भी एक ही टाइम पे आके गिरेंगी क्या? बताओ। जी सर। ये सब एक टाइम पे आके गिरेंगी? जी सर। यार, ये क्या बात हुई? कैसे एक एक टाइम पे कैसे गिरेंगी? सर बस। अच्छा, किस वजह से गिरेंगी? टेल मी द रीजन। सर एक दफा आप इसको प्ले करके दिखाएं। यार, प्ले करके दिखाने में तुम्हें क्या मिल जाएगा? सर बस मुझे दिखाएं ना, मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत ही छोटी सी चीज में। ये लो दिखा दिया मुझे अभी सेम टाइम पे तो आए हैं। अच्छा, मुझे वजह बता दो ना इसकी क्या है। ये अब हवा में जा रही हैं गेंदें। सर ये हवा में जा रही हैं। हाँ जी। एक और मैं आपको एक मिनट, एक एक मिनट, की स्पीड, एक एक की मिनट, स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड उससे कम है, एक की स्पीड उससे कम है। एक मिनट, एक मिनट। बाबर साहब, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा क्लियर कर दूं। जी सर। मैं अपनी एजम्पशन दोबारा क्लियर कर दूं। ये हम आसमान पे फेंक रहे हैं 3 बॉल्स को, बल्कि 6 बॉल्स को। सही है। इस बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, बिल्कुल ऊपर फेंक रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई नहीं है इसकी। सही है। इसको भी ऊपर फेंक रहे हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई नहीं है। इसको भी ऊपर फेंक रहे हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई नहीं है। और इन तीनों की वर्टिकल वेलोसिटीज हैं और वो बराबर है। तो ये ऊपर जाती हैं और फिर नीचे किस वजह से आती हैं? ये मुझे बताएं, ये ऊपर जाके नीचे क्यों आती हैं? अब कार का इंजन तो नहीं चल रहा, अब तो हमने गेंद फेंक दी है, यस सर। ये नीचे क्यों आती हैं? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ग्रेविटी की पुल की वजह से, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये जो रेड कार है और ये जो रेड कार है,
इसमें इसमें एक सिमिलैरिटी है और एक इसमें डिफरेंस है। सिमिलैरिटी ये है कि रेड कार का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये देखें, वर्टिकल कंपोनेंट ये एक दोनों के बराबर है जी। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, इसी तरह ग्रीन कार के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी इसके रेड के बराबर है, और जो जामनी है उसके भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट पूरी 6 की 6 कारों के बराबर है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रेड का सबसे ज्यादा है, ग्रीन का उससे कम है, और वायलेट का उससे भी कम है। जो हमने इनिशियल वेलोसिटी, आप क्या मेरी बात कॉपी कर रहे हैं? क्या सर अब आप ये मेरी बात कॉपी कर रहे हैं, लिटरली। तुम्हारी बात कॉपी कर रहा हूँ? जी। तो मैं तुम्हारी बातें ही कॉपी करता हूँ, खुद से तो कुछ नहीं बताता। इसमें नई बात क्या है? हाँ, अब ये मुझे बताओ, अच्छा नादिर के बच्चे, अभी अभी ये बताओ कि ये ग्रेविटी इनको वापस खींच रही है नीचे जमीन की तरफ। जी सर। हैं? जी सर। अब ग्रेविटी इनको नीचे की तरफ खींच रही है, तो क्या ग्रेविटी की जो फोर्स है, चूंकि वो सब बॉल्स पे एक जैसी लगती है, तो क्या इस वजह से ये एक टाइम पे नीचे पहुंचेंगी, जमीन को हिट करेंगी? सर आई थिंक दैट आई थिंक इट्स ये जो आप बता रहे हैं, इट इज दैट एंड लाइक अ फ्यू अदर थिंग्स, जैसे कि मैंने कहा था जो वर्टिकल स्पीड थी। बट यस इट डज प्ले अ रियली बिग फैक्टर इन दिस। ये ग्रेविटी कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो उन पे जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है जो उनको नीचे खींच रही है वो एक जैसी है। जी सर। दर्शवाना, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा ताहिर साहब, आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नो सर, मेरी तो इसमें तो कंफ्यूजन बिल्कुल ठीक थी। वो दूसरा जो प्रॉब्लम था उसी पे थी, वो भी आपने बात बता दी है कि एनर्जी को हमने नहीं देखना, इंजन ज्यादा जोर लगा रहा है या कम लगा रहा है, या वो अच्छा, दर्शवाना ने भी उसका जवाब दे दिया कि पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, आपने एग्री भी कर लिया उससे। जी जी। तो बाबर साहब, ये आपने देखा है कि अब हम आसमान पे चले गए हैं, जी लेकिन सर। हम कार से बॉल पहले पे चले गए। जमीन पे चल रही थी, अब हम आसमान पे चले गए हैं, लेकिन जो स्टाइल ऑफ मोशन है वो वही रहा है। यस सर। ये चीज एक सोचने वाली है। अच्छा, इसमें एक एजम्पशन हम कर रहे हैं। आपने ये मुझसे कहा ना कि ये तीनों कारें जो हैं, ये तीनों कारें ग्रेविटी की, सॉरी, तीनों गेंदें जो हैं ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही हैं, हाँ। और ये लाल वाली भी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, ये लाल वाली भी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, अगरचे ये आगे भी जा रही है, ठीक है? यस सर। और ये ग्रीन वाली भी ग्रेविटी की वजह से ऊपर इसलिए जा रही है कि हमने इनिशियल इसको वेलोसिटी दे दी थी, थोड़ी देर के बाद ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये वापस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? ये यस देखें, सर। ये देखें, यहां जाके वेलोसिटी 0 हो गई और फिर ये वापस आना शुरू हो गई। और इसी तरह ये, अब मुझे ये बताइए कि हमने यहाँ पे एक एजम्पशन की है, और बड़ी इंपॉर्टेंट एजम्पशन की है, जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे अभी तक। क्या आप में से किसी को पता है कि वो एजम्पशन क्या है, जिसकी वजह से ये हम कह रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं कि ये तीनों एक ही टाइम पे वापस आ रही हैं? अगर वो एजम्पशन ना हुई, अगर वो एजम्पशन ट्रू ना हुई, तो ये एक टाइम पे वापस नहीं आएंगी। एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं है सब में। दर्शवाना और नादिर और डॉक्टर बाबर साहब, आप जरा थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर
कि आखिर वो कौन सी assumption है जो हम कर रहे हैं और जो कि रीजनेबल नहीं है। अगर ये डिस्टेंसेस बढ़ जाए ना, तो वो, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर ये डिस्टेंसेस बढ़ जाएं, सपोज दिस इज 1000 किलोमीटर्स and this is 2000 kilometers and this is 3000 kilometers, तो फिर ये एक टाइम पर वापस नहीं आएंगी। वो कौन सी assumption है जिसकी वजह से हमारा ये जो फैसला है, हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है, दर्शवाना और नादिर और बाबर साहब, कि ये तीनों कारें एक टाइम पे वापस, तीनों गेंदें, तीनों फुटबॉलें एक टाइम पे जमीन पे वापस आके गिरती हैं। उसमें हमने ये तो नहीं कहा था कि ये डिस्टेंस अगर इतना होगा तो फिर तो ठीक है, लेकिन एक खास हद से ज्यादा बढ़ गया, ये तो हमने नहीं कहा था। हमने तो कहा था कुछ भी हो जाए डिस्टेंस। यस, ठीक है ना? तो आखिर वो कौन सी assumption थी जिसके तहत ये डिस्टेंस चाहे बढ़ भी जाए तो ये एक टाइम पे आके नीचे गिर रही थी, और अगर assumption सही ना हो तो फिर ये एक टाइम पर आके नहीं गिरेंगी अगर फासला बढ़ जाए तो। जरा इसके बारे में आपस में आप बेशक डिस्कस कर लें, 5 मिनट डिस्कस कर लें इसको। ये बड़ा अहम सवाल है। देखें, एक मैं आपको पेडागोजी की, बुनियादी पेडागोजी की मिसाल आपको दूं कैलकुलस के अंदर, और वो ये है कि कैलकुलस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, इसको पढ़ाया जाता है और इसको बस यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। मैं नाम लूंगा तो आपको वो एजम्पशन पता चल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक कनेक्टेड बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रोजेक्टाइल की मोशन को में अगर ये एजम्पशन हमने जो की हुई है, जो हमें पता नहीं है क्या है, उस एजम्पशन को हटा दें, जो कि रियलिस्टिकली यही बात है कि वो एजम्पशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये एक और प्रॉब्लम बन जाता है। और इत्तेफाक की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि उस प्रॉब्लम को हम प्रोजेक्टाइल के चैप्टर में या प्रोजेक्टाइल से कनेक्ट नहीं करते, वो हम कहीं और डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम वो कहीं और डिस्कस कर लेते हैं तो इनका आपस में कनेक्शन नहीं बनता। मेरे ख्याल में जो पेडागोजी की नॉलेज मेरे पास है वो ये कि अगर प्रॉब्लम्स आपस में इंटरकनेक्टेड ना हो तो आपको उनकी प्रॉब्लम की और उनके सॉल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती सही मानों में। अगर आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो ना, कि एक तो ये कॉन्सेप्ट तुम कर लो, अच्छा एक ये टॉपिक तुम तैयार कर लो, तुम्हें यही नहीं पता, बच्चों को यही नहीं पता, हमने कोई कॉन्शियसली कोशिश ही नहीं की कि उनको ये बताएं कि ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम असल में एक ही प्रॉब्लम है, ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, सिवाय इसके कि यहाँ पर कुछ एजम्पशंस हमने की थी जो एजम्पशन यहाँ पे पूरी नहीं उतरती। तो ये जो कनेक्शन है ना जी कैलकुलस की किताबों में, ये खास तौर पे हमारी किताबों में, ये इससे स्टूडेंट्स को ये होता है कि उनकी जो नॉलेज होती है वो स्कैटर्ड पार्ट्स में होती है। वो एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने लर्न कर लिया, एक छोटा सा हिस्सा लर्न कर लिया, वो इनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप नॉलेज को जिक्सॉ पजल अगर आप देखें ना, एक बड़ी तस्वीर अगर नहीं बन रही और जिक्सॉ पजल अलग अलग से आपने स्टडी कर ली है, तो फिर आपको वो बड़ी तस्वीर तो नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं वही एक काम करने लगा हूं कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को कनेक्ट करने लगा हूं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से, जिसको
जिस प्रॉब्लम ने न्यूटन को और लेबिन्स को और डिस्कार्टिस को और गैलीलियो को बहुत परेशान रखा, वो जाहिर है वो गेंद फेंक कर ग्राउंड में गेंद फेंकने का मसला तो हल नहीं करना चाह रहे थे, वो तो बड़े बड़े मसाइल में उलझे हुए थे, आपको पता है ना। तो आखिर ये गेंद फेंकने का जो मसला है, इसको हम उन मसाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जो मसाइल प्लैनेट्स की मूवमेंट के दरमियान में आते हैं, चांद और जमीन की मूवमेंट में आते हैं। दुमदार सितारा जमीन की तरफ आ रहा है, उसकी उसकी जो मूवमेंट है, उसको इस प्रोजेक्टाइल से कैसे हम अखज कर सकते हैं, कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। वीनस जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, उसमें और इस फुटबॉल में क्या फर्क है? बड़ा 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 बुनियादी सा सवाल है, कहने को तो ये बड़ा बेवकूफाना सवाल है। दर्शवाना 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 एक फुटबॉल की है और उसकी मोशन का कारण सर आवाज नहीं आ रही है, फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर मैं एक फुटबॉल ऊपर फेंकता हूँ और वो ग्राउंड पे आके गिरती है, तो क्या ये मोशन जो है, इस मोशन का कोई ताल्लुक बनता है वीनस जब सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है उसके साथ? क्या ख्याल है तुम्हारा? ताल्लुक होता होगा, ये नहीं यार, पता देखो एक तो छोटी सी बॉल है फुटबॉल, उसको मैं लात मार रहा हूं जोर से और फेंक रहा हूं, और ये हेवनली बॉडीज हैं, वीनस है, जुपिटर है, और सैयारे हैं, सोलर सिस्टम है, हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी भी मूव कर रही है। तो क्या गैलेक्सी की मूवमेंट में और फुटबॉल की मूवमेंट एक ही जैसी होती है? नहीं। क्या फर्क होना चाहिए उसमें? उसमें उसमें कानून तब्दील हो जाने चाहिए। हाँ। क्यों तब्दील हो जाने चाहिए? वो स्पेस में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं जो अर्थ में क्या नहीं है। स्पेस में क्या कोई जिन भूत बैठे हुए हैं? स्पेस में जीरो ग्रेविटी है। नहीं यार, जीरो ग्रेविटी तो स्पेस में नहीं है, सूरज खींच रहा है उनको। नहीं, उसके अलावा। उसके अलावा क्या मतलब? सूरज खींच रहा है उनको, तो जीरो ग्रेविटी तो ना हुई। आई थिंक जब बॉल को फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके फिर नीचे एक जगह रुक जाती है, और जब प्लैनेट्स की ऑर्बिटिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो गोल फेरती रहती है। अच्छा, तो वैसे असूल, बेसिक असूल वही रहते हैं। अगर मेरा ये है कि एक बॉल को अगर लें और एक स्ट्रिंग अटैच कर लें और उसको गोल घुमाते रहें, तो वो और जो प्लैनेट गोल घूमता है सन के अराउंड, वो सेम है आई थिंक, बेसिक तुम प्रिंसिपल। क्या बात कर रहे हो? तुम आर यू गॉड? नहीं, वो सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था मैंने। नहीं यार, लेकिन सर्कुलर मोशन जमीन की हो या सर्कुलर मोशन एक बॉल की हो जिसे तुम घुमा रही हो, उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है, कैसी अजीब बातें करती हो तुम, प्रिंसिपल सेम है। हैं? एक प्रिंसिपल तो सेम है कि जो मैं बॉल को स्ट्रिंग अटैच करके उसे गोल गोल घुमाऊंगी तो बॉल की ग्रेविट फोर्स मेरे ऊपर लगेगा आई थिंक। नहीं तो तुम क्या कह रही हो कि ये छोटे पैमाने पर अगर हम देखें या बड़े पैमाने पर देखें, बात एक ही है? एक लिहाज से हाँ। ये नादिर, तुम जरा बताओ, ये दर्शवाना ने बड़ी गड़बड़ कर दी है यहाँ पे। सब नादर नहीं है, इस वक्त ऑफलाइन हो गया। ये बाबर साहब, आपका क्या ख्याल है? सर प्रिंसिपल तो एक ही है ना, स्पेस के प्रिंसिपल तो एक जैसे रहेंगे। जी
जी बाबर साहब बताइए। जी सर, मैंने कहा कि स्पेस के प्रिंसिपल तो एक जैसे रहेंगे ना? एक जैसे रहेंगे, वहां कोई जिन भूत नहीं आ जाएंगे? नहीं सर, जिन भूत कहाँ से आएंगे? फरिश्ते भी नहीं आएंगे? नहीं, उन्होंने इसके साथ क्या करना ना? उन्होंने फिर तो किसके क्या? साथ करना? हाँ, अच्छा, तो फिर आप मुझे अब ये बताइए कि वो जी कौन सी एजम्पशन है जो हमने यहाँ पे की हुई है, जिसकी वजह से ये एक टाइम पे पहुंच रहे हैं, और वो कौन सी, अगर वो एजम्पशन खत्म हो जाए तो ये एक टाइम पे ना पहुंचे। अब बताएं मुझे। मैंने आपको काफी हिंट दे दिए हैं, दर्शवाना भी और बाबर साहब भी और ताहिर साहब भी। सर मुझे तो जवाब पता है, आपने पहले ही बताया था। अच्छा, तो ठीक है ना, आप ये बाबर साहब से मैं पूछ रहा हूँ और दर्शवाना और नादिर से पूछ रहा हूँ कि वो क्या एजम्पशन है बेसिक, जो अगर हम, जो यहाँ पे की हुई है लेकिन हमने उसको स्टेट नहीं किया, और अक्सर किताबें जो हैं वो स्टेट नहीं करती, इसलिए कि वो इसको आगे जाके कनेक्ट ही नहीं करती। तो नहीं है कि फोर्स सेम लगाएगी है? नहीं नहीं, फोर्स सेम लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर एक एजम्पशन हमने की हुई है विच इज नॉट रियलिस्टिक। मैंने तुमसे कहा ना कि अगर ये हजारों किलोमीटर में हो जाए डिस्टेंस, ये 10,000 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर हो जाए, तो फिर क्या, फिर भी ये एक टाइम पे जाके गिरेंगे? देखिए सर, अगर तो उनका जो है वर्टिकल कंपोनेंट एक ही है, हाँ जी। फिर तो एंगल का फर्क है ना, बेसिकली एंगल की वजह से उनका फासला ज्यादा है, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आपके ख्याल में ये एक ही टाइम पे जाके गिरेंगे, चाहे फासले बढ़ा भी दिए जाएं? जी, फासला बढ़ा भी दिया जाए तो एक ही टाइम पे गिरेगा। अच्छा, मैं फासला कर देता हूँ 50,000 किलोमीटर। जी जमीन का डायमीटर कितना है? देखिए फासला, आप देखें, ये जिस एंगल पे रेड बॉल है, हाँ ये जी। वो ये वो एंगल है जिस पे फासला ज्यादा होगा। फासला ज्यादा होगा, लेकिन हाँ ये जी। एक ही टाइम पे गिरेंगे, ठीक है ना? जी सर। मैंने कहा कि अगर मैं 50,000 किलोमीटर कर देता हूं इसका फासला, जी फिर भी क्या ये रेड बॉल और ये ग्रीन बॉल एक ही टाइम पे गिरेंगे? देखिए, अगर आप यहाँ पे स्केल की बात कर रहे हैं तो अगर, तो फिर मतलब अगर, तो इसी एंगल पे बॉल फेंकने से हाँ, वो इसी एंगल 50,000 पे, किलोमीटर जा सकता इसी है, तो फिर एंगल, सही है। फिर इसी एक ही एंगल। हाँ नहीं, फिर एक ही एंगल, इसी एक ही वक्त में गिरेंगे। 50,000 किलोमीटर, 50,000 के बाद 200,000 किलोमीटर। नहीं नहीं, उससे सर फर्क नहीं पड़ेगा ना मेरे ख्याल में, पता नहीं, हो सकता है फर्क पड़े, लेकिन मेरे ख्याल लग नहीं रहा। नहीं नहीं, आप सोचे ना जरा, जमीन के डायमीटर जितना कर देता हूं मैं इसको। दर्शवाना, जी मैं तुमसे निकलवाना चाहता हूँ बात यार, मैं जवाब नहीं बताना चाहता ना, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। सोच रही हूँ मैं। फातिमा किधर है? और इतना नहीं है, ऑफलाइन हो गई है। और नादिर? नादिर भी ऑफलाइन है। हाँ जी बाबर साहब, 2 मिनट में 5 मिनट आपको और दे रहा हूँ दर्शवाना के साथ, आप बेशक जी डिस्कस कर लें। दर्शवाना तुम जरा डिस्कस कर लो ना बाबर साहब के साथ। दर्शवाना, जी जरा डिस्कस कर लो ना तुम बाबर साहब के साथ, सही। करो ना डिस्कस। हाँ शायद ये देख लेंगे फैक्टर्स कितने हैं इस चीज में। क्या? शायद ये देख लेते हैं कि फैक्टर्स कितने प्ले हो रहे हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्या मतलब? पूछो तुम, बाबर साहब से पूछो ना, मुझसे ना पूछो। हाँ बाबा अंकल। ये दर्शाता, ये बताएं कि क्या इसके जो वजन से फर्क पड़ेगा, मतलब है अगर जी? बाल बड़ा छोटा हो।
जी हाँ, ये हो सकता है। ये भी हो अच्छा, सकता है। क्या 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 कहा आपने? मैंने कहा बॉल अगर बड़ा साइज का हो या छोटे साइज का हो। नहीं नहीं, बॉल जितने भी साइज का हो, बॉल जितने भी साइज का हो, सही है। छोटा रख लें, बड़ा रख लें, डज नॉट मैटर। उसकी स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। हाँ जी, क्या हम स्पीड अज्यूम करें कि ये सेम शेप्स हैं, सेम साइज, सेम वेट? बिल्कुल सेम शेप, सेम बॉल्स की सेम शेप्स हैं, सेम इनिशियल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी वही है, वर्टिकल वेलोसिटी भी नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन हाँ। वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जी, आपका सवाल ये है कि हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं। हम क्या चीज एज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एक टाइम पे गिरेंगे, जबकि अगर ये डिस्टेंसेस बढ़ जाएं बहुत ज्यादा तो फिर हाँ, ये एक टाइम पे नहीं गिरेंगे। एक assumption जो हम क्वेश्चंस में ज्यादातर करते हैं वो है कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, क्या क्या? कि ये रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं नहीं, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। सबके लिए मैं देती है। बड़ी बुनियादी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ही बुनियादी बात कर रहा हूँ। हम्म, मतलब ये अच्छा नहीं लगता है हम जी अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो अर्थ है वो 2D है, यानी कि वो प्लेन है जिसपे ये गिर रहे हैं। अगर हम उसे स्फीयर के तौर पे, 3D के तौर पे देखें तो फिर शायद फर्क पड़ जाए। ये क्या बात हुई जी, ये क्या बात हुई दर्शवाना, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सोच रही थी क्या? कि बेसिकली जो जैसे हम देखते हैं तो वो हमें तो दुनिया थोड़ी 2D लगती है, सीधी-सीधी, लेकिन इसमें एक्चुअली तो स्फेयर ही है ना अर्थ। हम्म। तो अगर अगर स्फीयर बन जाएगी तो भी एक ही टाइम पे गिरेंगे? जी, एक ही टाइम पे गिरेंगे ना? हाँ। तो फिर क्या नादिर बात भी हुई? सर आ नादिर, जी सर, तुम किधर गायब हो जाते हो ये बताओ? एक सेकंड सर। चलो बस भी कर लो, एक सेकंड तो हो गया। सर मैं वॉशरूम गया था। वॉशरूम क्या जरूरत थी जाने की? सर अभी मैंने समोसे खाए हैं। सर, कंप्यूटर साथ ले जाते ना? अच्छा, सवाल ये है कि ये देखो, ये तुम्हें पता है, ये हम discuss कर चुके हैं ये। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हो जाए, ये रेड डिस्टेंस 100,000 किलोमीटर हो जाए, और ये 60,000 किलोमीटर हो जाए, और ये 50,000 किलोमीटर हो जाए, फिर भी क्या ये एक ही टाइम पे गिरेंगे जमीन पर? नहीं क्यों? सर, आई थिंक ये देयर इज द पैराडॉक्स एट प्ले हियर। कोई पैराडॉक्स नहीं है। हम सर, सर ये तो नहीं है कि my hypothesis is that the you they will fall at the same time when the distance when the distance is like 10 miles apart or 20 तो miles apart. Yeah,1,000 किलोमीटर क्या हो जाएगा? if it's like 100,000, like if 40,000 or 50,000 miles apart, हाँ, तो फिर नहीं क्या हो होगा? सकता क्यों नहीं हो सकता? सर। इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज बॉल जबकि अगर चलेगी भी, दैट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस है तो? सर, एक इंसान के पास इतनी फोर्स नहीं है, अंदर ही नीचे गिर जाएगा। ना ना, ये बात फजूल किस्म की बातें नहीं करो। मैं कह रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इतने जोर की, मैं कैनन इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक तोप इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर कैनन्स भी ये नहीं कर सकते, दिस इज सुपर फार नहीं, अवे। दर्शवाना, अब तुम बताओ, तुम्हें तो हिंट मिला हुआ है ना? बाबर साहब ने हिंट दिया हुआ है। दर्शवाना,
दर्शवाना, हाँ जी दर्शवाना, आज भट्टी साहब नहीं है? भट्टी साहब आ गए हैं। आ गए हैं जी जी भट्टी साहब आ गए हैं। अच्छा दर्शवाना जी बताओ, तुम्हें तो उन्होंने हिंट दिया हुआ है ना, बाबर साहब ने हिंट दिया हुआ है ना कि अगर ये फासला बढ़ेगा तो क्या होगा। दर्शवाना 40,000 किलोमीटर के बाद आप उसी जगह पे आ जाओगी घूम फिर के, ये भी सोच लो आप। डॉक्टर साहब पीछे से चलो जी, मैं आपको फिर ये दिखाई देता हूँ, ये देखें जी। अब अगर जमीन गोल है तो फिर अगर हम प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं तो जमीन गोल होने की वजह से मसला हो जाता है। एक प्रोजेक्टाइल जो है अब एक टाइम पे गिरेगा, दूसरा जो ज्यादा दूर जा रहा है वो और आगे चला जाएगा और दूर जाके गिरेगा। एक प्रोजेक्टाइल हो सकता है यहां से चले और यहां जाके गिर जाए। बाबर साहब आप देख रहे हैं? जी सर। देखें, अब आपने प्रोजेक्टाइल को सैटेलाइट मोशन से या ऐसे प्रोजेक्टाइल से जो एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह हो, हम वहां पहुंच गए। यस। एक फुटबॉल से हम बैलिस्टिक मिसाइल को सिमुलेट करने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि हमारी जो नॉलेज है उसकी लिमिटेशन खत्म हो गई है। यस सर। हम पहले फुटबॉल की बात कर रहे थे, अब हम एक बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहा है। और अब चूंकि जमीन गोल है तो जमीन अगर यहां पर हमने ये एजम्पशन की हुई थी, यहां पर हमने ये एजम्पशन की हुई थी, यहां पर हमने ये एजम्पशन की हुई थी कि जमीन फ्लैट है। यस सर। अगर जमीन गोल हो जाए तो हो सकता है ये तो कभी जमीन पे गिरे ही ना। हो सकता है क्या ये? यस सर। नहीं गिरेगा तो किधर जाएगा? स्पेस में चला जाएगा ना। यार ये तो कुछ और ही चक्कर शुरू हो गया। अब स्पेस में चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। वापस से क्या करना है सर? है जी, वो ग्रेविटी खींच रही है ना उसको। बाकियों की भी ग्रेविटी है ना सर फिर। हाँ तो ये मतलब अगर ये स्पेस में चला जाता है और अ, ये जमीन पे गिर जाता है फर्ज करें, तो ये तो गिरा ही नहीं, तो इसका तो टाइम ही नहीं पता चलेगा कि कब ये जमीन पे गिरा है, तो गिरा ही नहीं। लेकिन ये क्या वापस आएगा नादिर? जी सर। ये वापस आएगा? क्या सर? ये गेंद, ये बॉल या ये कैनन बॉल, ये वापस आएगी अगर ये जमीन, ये कह रहे हैं कि ये जमीन से दूर चला जाएगा, वापस ही नहीं आएगा। सर ये यस बिल्कुल ऐसा ही होगा। किधर जाएगा ये? सर पता सर इसका इम्पैक्ट इतना जोर का होगा दैट इट इज गोना फ्लाई ऑफ। नहीं तो लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जमीन खींच तो लेगी इसको अपनी तरफ। सर एक चीज है, if something has enough force, if a thing has enough force it could escape orbit. यार बात सुनो, उसके ऊपर ग्रेविटी तो असर अंदाज हो रही है ना, तो वो उसकी सर ग्रेविटी अंदाज हो रही है बट the ball is giving its equal and opposite reaction. ना 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 ना, स्पीड उसकी कम होती जाएगी। नहीं सर, नहीं होती जाएगी। ये क्या बात हुई? उसको ग्रेविटी खींच रही है तो स्पीड तो कम होगी उसकी।
सर तो फिर रॉकेट्स की स्पीड कम होती है जब ये ऑर्बिट पे जाते हैं। हाँ, ये तुमने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मुझे ये बताओ कि स्पीड कम होगी उसकी या नहीं होगी ग्रेविटी की वजह से? सर नहीं आप होगी क्योंकि आप बाबर अगर साहब, ये आपका होता क्या तो फिर ख्याल है? we would have seen it around already happening in the अच्छा world. बाबर साहब, आपका क्या ख्याल है कि जी सर। जमीन तो खींच रही है उसको अपनी तरफ, जी। तो वो जमीन की तरफ तो आएगा ही आएगा, यस। तो गिर जाएगा ना जमीन पे। जमीन पर गिर जाएगा किस सूरत में सर? जमीन पर तो आएगा, यानी कि जमीन अगर वो ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है तो फिर तो जमीन पर गिरेगा सर। नहीं, पुल के अंदर का क्या मतलब? ग्रेविटी तो लाखों किलोमीटर तक काम करती है। सूरज की ग्रेविटी कितने लाखों किलोमीटर तक काम कर रही है। नहीं मैं सर कह रहा हूँ सूरज है। नहीं, Stop, कोई फर्क नहीं है। सूरज में stop जहां तक ग्रेविटी का comparing ताल्लुक है, a planet like Earth to something like the sun. यार जहां तक ग्रेविटी का ताल्लुक है, चाहे वो सूरज हो चाहे वो जमीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो असूल हैं, ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस में, उसमें चाहे वो सूरज हो चाहे वो जमीन हो, जो रूल्स ऑफ द गेम हैं वो वही रहते हैं। हाँ जी, बताइए दर्शवाना, तुम्हारा क्या ख्याल है किस बात को? इस बात के बारे में? क्या ये चला जाएगा, दूर चला जाएगा, जमीन पर वापस नहीं आएगा? नहीं, आई थिंक वापस आएगा। वापस आएगा। जी। अब हम और जोर से फेंकते हैं इसको कि ये और दूर चला जाए, फिर भी वापस आएगा। अगर मुझे लगता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इनफ फोर्स हो तो वो ऑर्बिट से बाहर जा सकता है और फिर वापस ना आए। मैं भी यही कह रहा हूँ सर। नहीं, लेकिन उससे फिर उसके बाद वापस आएगा कुछ अरसे के बाद या नहीं आएगा? आई थिंक रॉकेट में अपवर्ड फोर्स होती है इसीलिए वो चला जाता है बाहर, लेकिन अगर बॉल है तो शायद ग्रेविटी बाहर वापस खींच ले। पर एक सेकंड, अगर आप छत से एक दफा बॉल फेंके, लाइक मतलब जोर से अगर आप छत से बॉल नीचे फेंके तो ऊपर आएगा ना वापस। तो फिर अगर आप वही फिनोमेनन ले, बस उसको जो है ना बहुत ही जो है ना ऊपर वाले स्केल पे ले जाएं, हाँ जी, जैसे पे उसकी फोर्स जो है ना कैनन से भी ज्यादा, जैसे कि कैनन जितनी जो है ना ज्यादा है, तो देन व्हाट विल यू डू? हाँ जी, यही मैं पूछ रहा हूँ जनाब आपसे। अब आपको अब सवाल समझ आ गया ना, आप जवाब दें इसका। सर इसका जवाब है कि ये ऊपर जाएगा, और वापस नहीं it will आएगा। go out of orbit. If it is fired with enough force, then it will go into orbit and not come back unless given force by something else. यार ऑर्बिट में अगर ये चला गया फिर क्या होगा? सर अगर ये ऑर्बिट में चले गया तो then it will turn into an eclipse. एक्लिप्स? ये बाबर साहब आपका क्या ख्याल है, ये क्या कह रहे हैं कि ये एलिप्स की फॉर्म में चलता रहेगा? बस, और जब ये जमीन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगा, हाँ जी, तो वो उसी की फॉर्म में चलता रहेगा, यानी कि ऐसे ही सुना तो इसी तरह से ही कैसे चलता रहेगा? जैसे बाकी प्लैनेट मूव करते हैं। नहीं, एलिप्स की फॉर्म में वापस सर। आएगा, फिर वापस आएगा। ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल गया तो फिर तो वापस तो नहीं आएगा जमीन पे। ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने का क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल पुल तो हमेशा रहती है। सर this was the reasoning behind जब मैंने कहा ना लिप्स किए, हमने पहले भी किया था रॉकेट के साथ, आपको याद है सर पिछली वर्कशॉप में? If the rocket has enough force, it will turn into an ellipse. What about a circle? Sir, the same reasoning goes for the circle. क्या मतलब? Sir, देखें, अगर that depends on the force.
यार तुम ये नहीं सर, पहेलियां मेरी तो एक सेकंड बताओ। बात सुने, या तुम मत कहें। हाँ जी बताओ। एक दफा मेरी ये है कि if it is fired with enough force, then it's gonna be still affected by the ellipse. That's why it's not gonna go on a straight line, but go turn into an ellipse, go back, repeat. अच्छा, और ज्यादा फोर्स से भेजते हैं, फिर क्या होगा? Same thing will happen, sir. और ज्यादा फोर्स लगा देते हैं हम। अगर अगर मतलब जैसे कि एक मिसाइल की फोर्स पे लगाएं तो it could probably get into Mars. नहीं नहीं नहीं, हमने कैनन से फायर करना है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। नहीं, हो ही नहीं सकता, there is no way. क्या Same, वापस नहीं आएगा? सर वापस नहीं आएगा, it is gonna turn into an ellipse. अच्छा, उसके बाद और ज्यादा फोर्स लगाते हैं, फिर क्या होगा? Same thing. नहीं यार, ये तो बात नहीं बनती ना। और सर ये ज्यादा बात बनती है। कैसे बनती है? सर एक देख लें, यू आर एक रॉकेट का थ्रस्टर जो यार है ना, इतनी नहीं नहीं पावर पे अगर हम लॉन्च करें, नहीं ये नहीं, दिस इज थ्रस्टर नहीं। रॉकेट की ना 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 ना, थ्रस्टर कोई नहीं है। हमने अच्छा जो सर, मुझे पता है थ्रस्टर कोई नहीं है, पर मैं उस लेक्चर पे वापस जा रहा हूँ कि व्हाट वी कंक्लूडेड इन दैट लेक्चर वाज दैट इफ द थ्रस्टर ने भी अगर उसने उतनी एनर्जी दी ना, यार तो थ्रस्टर इट नहीं विल है। स्टिल हमने एक टर्न दफा इनटू जो एन एलिप्स। एक दफा जो एनर्जी देनी थी वो उसको दे दी। अब उसके ऊपर कोई थ्रस्टर वगैरह नहीं लगे हुए। जी सर। अब क्या होगा? उसको सर अब देख ले, अब वो वैसे ही जाएगा, पीछे फिर आगे फिर पीछे, इट्स गोना टर्न इनटू एन एलिप्स। बाबर साहब देखें, हम ये इस वक्त जो बातें कर रहे हैं ना, जी सर। ये किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से की किताब में नहीं की जाती। जी, एक्स्ट्रा है उसे। मतलब ये कि जो यूनिवर्सैलिटी है ना, जी। ये तो मतलब जो जो कैलकुलस है इसके पीछे वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो कैलकुलस चाहे बॉल हो, चाहे वो एक कैनन बॉल हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो कोई सैयारा हो, सब पे एक जैसे ही काम चलता है। सही है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये फोर्स जो है ये मैं ज्यादा कर रहा हूँ। ये वाली जो वेलोसिटी है ना, इसको मैं ज्यादा कर रहा हूँ। और ये ऊपर की वेलोसिटी जो है वो मैंने कुछ दी है, ये कम होती जा रही है ग्रेविटी की वजह से। सही है। और ये वेलोसिटी वही रहती है। तो जब यस। ये जब जब जमीन जो है वो गोल हो जाती है, तो जी। आप देखें कि अब ये कुछ ये देखें और ये देखें। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भट्टी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, जी सर। आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर, मैं हूँ सर। वो मेरी स्क्रीन सही नहीं आ रही। अच्छा, ये मैं आपको ताहिर साहब, आपको मैं ये एक भेज रहा हूँ, ये आप सबको भेज दीजिए प्लीज। यस सर। और ये सब लोग एक दफा इसको चला के देख लें। जब ये चला के देख लेंगे तो फिर इनको बहुत मजा आएगा इसमें। तो, कर रहा हूँ। ये मैं आपको ईमेल करने लगा हूँ। ये आप जरा इनको देख लें, जब तक ये इसके साथ खेलेंगे नहीं ना। ताहिर
रमज़ान, और ये सबको फाइल प्लीज़ जितने जल्दी हो सके वो भेज दें। ओहो, ये मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? अच्छा, ये कैंसिल, ये मुझे फाइल नज़र क्यों नहीं आ रही? ये मैं सेव करता हूँ, नहीं ये डेस्कटॉप पे सेव नहीं हो रही। होगी या सर अभी कर लें? होगी अभी? कहाँ सेव हुई है? कोई नहीं हुई, डेस्कटॉप पे सेव होगी है। तो अनटाइटल्ड हो गई है। हाँ आप अनटाइटल्ड सेंड कर दें। नहीं जी, एनटाइटलमेंट सेव नहीं करना, ये कॉनिक सेक्शंस। अच्छा, अब ये कॉनिक सेक्शंस तो हो गई। अब मैं कॉनिक सेक्शंस पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो ये मुझे अभी भी नज़र नहीं आ रही। रीसेंट फाइल्स में भी नहीं होगी। नहीं, ये तो डेस्कटॉप पे नहीं है। ये यार, ये डेस्कटॉप पे क्यों नहीं है फाइल? तो सर वो डेट से सॉर्ट करें ना, वो अभी हाँ, ये आ आ गई। गई। ठीक है, तो अब हम इसको, मैं आपको भेजने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके। ये सब लोग इसको चला के देखें कि क्या हो रहा है। जब आप एक दफ़ा इसको चला के देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा कि ये क्या चीज़ है। ये मैं इसको कह रहा हूँ कॉनिक सेक्शंस, और मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। आप खुद से ही फैसला करें कि क्या रहा है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा और देखने से ही आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। चलें जी, मिल गई सबको? यस सर। यार खुद ही चला के देखो। इसके अंदर आपने किसको वेरी करना है? आपने ए को वेरी कर, नहीं, हाँ जी, ये मैंने रखा हुआ है, इसको जरा पीछे कर दें जरा। आप लोग स्पैम चेक कर लो, रिफ्रेश कर लो अपना इनबॉक्स। मुस्तफा भी सर आ गया, दर्शना भी चेक कर लो। मुस्तफा तो बहुत लेट हो गया। अब इसको मैं कलर कर देता हूँ जरा, आप भी कलर कर लें। ये जरा चला के देखें जी इसको। इसको चला के आपको एक फीलिंग होगी। हाँ, और ये यहाँ पर जो ए है वो इस ई के बराबर है। मैंने ई नहीं रखा इसलिए कि अगर मैं ई रखता हूँ जियोजेब्रा में तो वो ई जो कांस्टेंट ई है उसको उसको समझ लेता है। तो इसलिए मैंने यहाँ ए कर दिया। ए एंड ई आर द सेम थिंग। ये चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए। जब ई जीरो होगा फिर देखें क्या होता है। यहाँ पे सर डिफरेंट आ रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है।
ये देखो जरा, ये चला के देखो, खुद ही तुम्हें एहसास होगा कि ये क्या कुछ हो रहा है। पी को ना चेंज करना। सर ये क्या है? हाँ जी, सर ये क्या है? ये क्या है? मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या, व्हाट इज दिस? देखो अभी समझ आ जाएगी ना तुम्हें। अब जरा ये भी जरा देखो, ये क्या चीज है? सर ये तो कुछ, ये कोई और फाइल है। ये जो ये आपने फाइल, ये एक और फाइल है, इसकी भी मैं लिंक भेज देता हूं तुम्हें। ओके सर, इसकी भी लिंक भेज दें। अच्छा, ये इसकी भी लिंक भेज देता हूँ। ये दोनों बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। इनको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुमने खुद से सोचना है और देखना है कि ये क्या हो रहा है। सर मैं एक चीज कह सकती हूँ? हाँ जी। मुझे जब मैं इसको प्ले करके देखती हूँ, मुझे एक टेनिस बॉल को गोल घूमते हुए देखने का याद आता है। अच्छा, उसके बाद कुछ और भी होता है, वो भी ज़रा सोच लो कि क्या होता है। अ, ये देखो ज़रा, और जब हम ये एनिमेशन स्पीड बढ़ाते हैं, ये देखो, और जब हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता है? 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 ये जरा, ये अब आप सर खुद से, आपने मुझे भेज दी है। मैं ताहिर को भेजिए, ताहिर सबको भेज देगा। सबको भेज दिए, चेक कर लें इनबॉक्स। मिल गई, मुझे मिल गई। अच्छा, ऐसा करो कि एक विंडो में ये चलाओ, एक विंडो में ये चलाओ। सर ये चल नहीं रहा। यार तुम चलाओगे तो चलेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। और एक विंडो में ये चलाओ। ये कॉनिक सेक्शंस हैं, और ये एक सैटेलाइट जो है वो, या एक कैनन बॉल जो है वो फायर हुई है। ये क्या चीज़ है? ये तो कॉनिक सेक्शंस है। ये भी इसी तरह बन जाते हैं। तो कॉनिक सेक्शंस का इनके साथ क्या ताल्लुक बनता है? जरा चला के रन करके देखो ना। और ये देखो जरा, ये क्या होता है? ये भी इसी तरह हो के इधर हो जाते हैं। ये क्या आ गया?
ये पीछे से कौन आ गया बदमाश। और यहां पर भी यही कुछ होता है। ये देखो जरा, ये पीछे एक और बदमाश आ गया। ये इधर इधर इधर, ये देखो, ये एक और बदमाश आ गया इधर से। ये क्या, ये हो क्या रहा है जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। इन दोनों को रिकंसाइल कैसे करें हम। बाबर साहब, आपने देखा है कोनिक सेक्शंस जो हैं उनका सैटेलाइट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर साहब, मैं जी बाबर सर, साहब, मैं जी अभी आया जी सर। बाबर साहब, जी सर। ये कॉनिक सेक्शंस है ना, जी जी। इनका सैटेलाइट मोशन से कि किस स्पीड से हम गोला फेंकते हैं, वो जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है या कहीं दूर जाने की कोशिश करता है। कॉनिक सेक्शंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपको मजे की बताऊं, कॉनिक सेक्शंस दरियाफ्त हो गए थे 300 बीसी में। अच्छा, कॉनिक है जी, कॉनिक सेक्शन क्या होते हैं? कॉनिक सेक्शंस, कॉनिक सेक्शन ये होते हैं कि अगर मैं ये ए को चेंज करूं तो ये शुरू में सर्कल होता है, सर्कल से ये एलिप्स बन जाता है, ये एलिप्स है, और एलिप्स से अब ये पैराबोला बन जाता है, और पैराबोला से ये हाइपरबोला बन जाता है। सही। इनको कॉनिक सेक्शंस कहते हैं। ओके, तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी ना कॉनिक सेक्शंस की। ये अर्शमीदस के जमाने में, यानी 300 बीसी या 200 बीसी में ये दरियाफ्त हो गए थे। सही। इस किसी ने इनको दरियाफ्त करने में ये नहीं कहा था कि हम कोई प्लैनेट्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। नो 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 नो, देवर डिस्कवर्ड एज शेप्स। ये बड़े मजे की बात है। सही है। हम कॉनिक सेक्शंस को जब डिस्कस करते हैं तो हम ये जिक्र ही नहीं करते कि क्योंकि वो दरियाफ्त पहले हुए थे ना जी, तो हम उनको कॉनिक सेक्शंस के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं। आप जरा भट्टी साहब, आप जरा बताएं, आपने कॉनिक सेक्शंस पढ़े थे तो आपने कैसे पढ़े थे कॉनिक सेक्शंस? भट्टी साहब, भट्टी साहब, भट्टी साहब नहीं है? भट्टी साहब हैं हमारे साथ लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद बाबर साहब, ये जो चीज है कि सूरज के गिर्द कोई सैटेलाइट कैसे घूम रहा है या किस वेलोसिटी से हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है, तो वो प्रोजेक्टाइल क्या एक सर्कल में घूमेगा या एक एलिप्स की फॉर्म में घूमेगा या ये दूर चला जाएगा, ये चीज़ जो थी ये तो न्यूटन के ज़माने में 400 साल पहले, सिर्फ 400 साल पहले ये डिस्कवर हुई थी। जबकि ये कॉनिक सेक्शन जो हैं ये तो कई हजार साल पहले से मौजूद थे। ये कैसे, कितनी अजीब बात है बाबर साहब। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो कॉनिक सेक्शंस को तो स्टडी किया गया था जस्ट एज शेप्स। ओके, सही सही। अच्छा, ये किसी को ख्याल नहीं था कि जब वो सैटेलाइट मोशन को डिस्कस करेंगे या किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि फिर क्या होगा। जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी न्यूटन ने करनी शुरू की तो उसने कहा, ओए ये क्या हो गया, ये तो कॉनिक सेक्शंस आ गए यहाँ पर। तो ये एक ऐसी अजीब बात है कि शेप्स हमें पहले से पता चल गई थी, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि सैटेलाइट किस शेप में घूम रहे हैं। और उन्होंने जब सैटेलाइट्स, ये जो मोशन है सैटेलाइट्स की, ये ग्रेविटी की वजह से हो रही है, और इनिशियल वेलोसिटी जिसके जरिए हमने
प्रोजेक्टाइल फेंका है उसकी वजह से हो रहा है सारा कुछ। ये देखें इनिशियल वेलोसिटी, वही इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने बॉल फेंकी थी। यस। तो उन्होंने फिर ये रियलाइज किया न्यूटन ने और लेबिन्स ने कि ओए होए ये तो कोनिक सेक्शन आ गए यहाँ पर। तो ये कनेक्शन जो है, अब आप देखें कि एक चीज 300 साल बीसी में, 300 साल बीसी का मतलब ये कि कितने हजार साल गुजर गए? 300 साल बीसी का मतलब है 2300। नहीं 1000 साल से ज्यादा। 2300 नहीं 2000 साल। 2300 2300। हाँ जी 2300 साल गुजर गए। जी। जबकि ये जो प्लैनेट्स की मोशन है ये तो न्यूटन ने दरियाफ्त की है 1700 या 1670 या 80 या 1700 में। मतलब कितने साल हुए? 400 साल पहले सिर्फ। वो 2400 साल पहले और वो 400 साल पहले, कितना फर्क है। लेकिन हमारी जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें अभी तक हम उसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि हम कोनिक सेक्शन पहले पढ़ा देते हैं क्योंकि वो पहले दरियाफ्त हुए थे, हैं जी। जी। और जब कोनिक सेक्शन जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे होते हैं तो फिर हम कोनिक सेक्शन का जिक्र नहीं करते, इसलिए कि प्रोजेक्टाइल कोनिक सेक्शन से और भी पहले दरियाफ्त हो गया था। सही। तो हम वो एक इंटीग्रेटेड जो पिक्चर होती है ना इंसान को जो देनी चाहिए बच्चों को, वो नहीं देते। जी सही है। मतलब प्रोजेक्टाइल जो था वो तो कुछ 400-500 साल पहले बीसी में दरियाफ्त हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो कोनिक सेक्शंस की बात नहीं करते, कोनिक सेक्शंस की बात करते हैं तो ये सैटेलाइट मोशन की बात नहीं करते, जबकि ये सारा कुछ एक ही चीज है। ये कितनी अजीब बात है कि एक फुटबॉल को अगर आप फेंकें ऊपर विद इनिशियल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी, तो उसकी मोशन जिन इक्वेशन से कंट्रोल होगी उन्हीं इक्वेशन से प्लैनेट्स की मूवमेंट भी कंट्रोल होती है, और उन्हीं इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स के गिर्द घूमते हैं उनकी मूवमेंट भी कंट्रोल होती है। अच्छा, अब आप ये देखें कि मैथमेटिक्स, ताहिर साहब आपने मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं 3-4 कोर्सेज, आपको ये इंटीग्रेटेड पिक्चर कभी किसी ने पेश की है? नो सर। इसकी क्या वजह है? हो सकता है टीचर को पता ना हो। है जी। ये भी हो सकता है टीचर को खुद भी अभी तक ये बात समझ ना आई हो। नहीं यार, ये तो टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं, टीचर की बात तो कर ही नहीं रहा। टेक्स्ट बुक में अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शंस ही अलग अलग हैं, चैप्टर तो अलग अलग हैं ही, सेक्शंस भी अलग अलग हैं। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि हो सकता है टीचर ने खुद अलग अलग पढ़े हों, उसे खुद समझ ना आई हो कि ये एक ही चीज है। नहीं तो किताबों में हम इनको अलग अलग, ये देखें ना, यही तो पेडागोजिकल प्रॉब्लम है हमारी किताबों का। बाबर साहब आप ये नोट कर रहे हैं कि हमारी जो किताबें हैं वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं कि पहले ये चीज दरियाफ्त हुई, फिर ये चीज दरियाफ्त हुई, और उसके बाद लोगों ने कहा ओए होए ये तो वही चीज थी भाई। तो उन्होंने तो जब ये चीज दरियाफ्त की कि ओए होए ये तो वही चीज थी, ये हम करते ही नहीं। यस। हम आइसोलेटेड फ्रेगमेंटेड नॉलेज उनको देते हैं। भट्टी साहब हैं इस वक्त? जी भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब आप बात आ रही है, आपका माइक नहीं चल रहा। जरा भट्टी साहब को देखें। डॉक्टर साहब आज सेशन खत्म करने से पहले जरा थोड़ा सा ये भी बताइए कैलकुलस होता क्या है और किन चीजों को कवर करता है? व्हाट इज कवर्ड इन कैलकुलस?
अच्छा, मैं इसके बारे में जिक्र कर देता हूँ बिकॉज ये आपने बड़े अच्छे टाइम पे सवाल पूछा है। कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ, पहला मैं एक एक करके मतलब जवाब जो दूंगा वो 2-3-4 लाइनों में दूंगा। सही है। कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ शेप्स। अच्छा, आप स्टडी ऑफ शेप्स में मोशन तो नहीं आया बीच में? जी। ये देखें, ये शेप्स हैं जो चेंज हो रही हैं। सही। सो दिस इज कैलकुलस। ओके। अच्छा, calculus is the study of shapes and how these shapes changes from one into another. ये देखें, ये सर्कल से एलिप्स और एलिप्स से पैराबोला और पैराबोला से हाइपरबोला में ये कैसे तब्दील हो रहा है? ओके। तो कैलकुलस इज द स्टडी, पहली बात शेप्स, दूसरी बात हाउ दीज शेप्स चेंजेस, why these shapes changes. अच्छा, उसके बाद तीसरी बात, कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ हाउ शेप्स मूव्स इन टाइम और चेंजेस विद टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर कोई चीज मूव कर रही होती है, ठीक है? ये ऑर्बिट जो है ये किस तरह से इसकी शक्ल तब्दील हो रही है, ठीक है? तो ये भी कैलकुलस में आ जाता है। और ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ साथ, ये ऊपर भी ये एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है या इसकी जो वेलोसिटी है या इसका जो एक्सेलरेशन है, इस शेप का, ये जो छोटी सी गोल प्लेनेट मूव कर रहा है सूरज के गिर्द, तो ये यहाँ स्टडी ऑफ शेप तो नहीं आई, यहाँ तो स्टडी ऑफ इट्स मूवमेंट आ गई, हाउ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, हाउ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद स्पेस। तो ये तीन चीजें जो हैं ये मिला के कैलकुलस को पूरी तरह से डिफाइन कर देती हैं। पहली बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बड़े अच्छे टाइम पे पूछा कि इट इज द स्टडी ऑफ शेप्स। अच्छा, आप शेप्स में ये जिक्र कहीं नहीं आ रहा कि ये किसी प्लेनेट की मूवमेंट है या इसमें कोई टाइम इन्वॉल्व है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बस वो जो मैथमेटिशियंस थे उस जमाने के, उन्होंने ये सोचा कि भाई ये शेप्स जो हैं ये, अच्छा, ये सारी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से कंट्रोल होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सही सही। तो स्टडी ऑफ शेप्स ये, और उसके बाद उन्होंने जब ये देखा कि हाउ प्लैनेट्स मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज आता है ना, चेंज, व्हाट इज चेंज? चेंज का मतलब ये है कि टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से जो मोशन की शक्ल है, ये इलिप्स बन रहा है या सर्कल बन रहा है या ये पैराबोला बन रहा है या हाइपरबोला बन रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ शेप्स and change of displacement or change of velocity or acceleration with time and space. So we always talk about change in calculus. और उस change में फिर जब हम displacement की बात करते हैं और displacement से velocity में जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम displacement के differential की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और जब हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जा रहे हैं तो फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम इंटीग्रेशन भी करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन को बजाते खुद एज अ टॉपिक पढ़ाने की बजाय हमें उसको एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के तौर पे पढ़ाना चाहिए, जो कि हम इस वर्कशॉप में करेंगे। ओके। डिफरेंशिएशन बजाते खुद कोई चीज नहीं है, जब वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो फिर डिफरेंशिएशन की
हमें खुद जरूरत महसूस होनी शुरू हो जाती है। क्लास में मैथमेटिक्स का टीचर, कैलकुलस का टीचर जब जाता है और वो डिफरेंशिएशन पढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो स्टूडेंट्स को उसकी जरूरत तो बताता नहीं है। उनको ये तो पता नहीं चलता कि भाई हाँ, ये लेबिन्स ने या न्यूटन ने आखिर उनको क्या तकलीफ मची थी जो उन्होंने ये डिस्कवर किया था, उन्होंने कितनी स्लीपलेस नाइट गुजारी थी, वो कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना। जी, हम उस रियल प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं करते। यस सर। हम उनको डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और वो भी इस तरह से कि इट इज डी ओवर डी टी। अब डी ओवर डी टी का क्या तुक बनता है, क्या है डी ओवर डी टी? अच्छा, अब जब हम इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं तो इंटीग्रेशन में वो इंटीग्रेशन का साइन डाल देते हैं, वो बड़ा बकवास किस्म का साइन है, वो मुझे वैसे ही डर लगता है उससे। हम ये नहीं बताते कि ये आपको क्या प्रॉब्लम। आप अंदाजा करें कि कितना पावरफुल है कैलकुलस, कि एक दुमदार तैयारा 500 साल के बाद वापस जमीन पे वापस आता है, दुमदार सितारा जी, और हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर देते हैं कैलकुलस के जरिए से ये कि ये 500 साल और 4 महीने और 20 दिन के बाद इस टाइम पे वापस आएगा। इतनी बड़ी बात है। यस सर। और हम गैलेक्सीज और सूरज, स्टार्स और प्लैनेट्स जो इतने बड़े बड़े, जिनका साइज इतना बड़ा बड़ा है, जो हेवनली डिस्टेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंसेस हैं, उनमें हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर देते हैं कि वीनस फला रात को कहाँ पे होगा। तो ये आखिर हमने कैसे, ये क्या कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलस के कौन से टॉपिक्स हैं जिनके जरिए हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, पता हो सकता है मेरा सवाल काफी वो हो स्टूपिड सा और क्रूड सा। मुझे बड़ा मजा आया कि आपने स्टोरीज को और ग्राफ्स को आपस में लिंक किया अपनी गुफ्तगू में। तो एवरीडे लाइफ में कैलकुलस हमारे कहाँ काम आता है? मतलब अगर कोई पता कैलकुलस में अच्छा है तो किस तरह की थिंकिंग वो अच्छी करता है एवरीडे लाइफ में? जी, एवरीडे लाइफ में देखें, कैलकुलस जो है इज यूज, मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं जी। अच्छा, उनका जो चेंज होना है उसका एक खास पैटर्न है, ठीक है। वो पैटर्न अगर आप कैलकुलस के जरिए से स्टडी करें और फिर स्टॉक्स खरीदने शुरू करें तो यू विल बी एट एन एडवांटेज। ओके, अच्छा, अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। किसी को इन्फेक्शन हो जाता है जी, उसको एंटीबायोटिक दी जाती है जी, एंटीबायोटिक अगर वो हम उसको इंजेक्शन लगा के दे रहे हैं तो हमें ये पता, अब अगर हम उसको स्टडी करना चाह रहे हैं कि उसका इन्फेक्शन कितना सीरियस है और एंटीबायोटिक जो उस इन्फेक्शन को मारेगी वो कितनी पावरफुल है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन कितना सीरियस है और एंटीबायोटिक की कितनी डोज होनी चाहिए। सही। कैलकुलस आपको ये बता देगा कि अगर आप इन्फेक्शन को मारना चाहते हैं तो कितनी डोज दें, कौन सी वाली एंटीबायोटिक दें और कितनी ज्यादा उस पर लगाएं, कितना ज्यादा, कितने दिन तक उसको खिलाएं। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। वो सर्वाइवल की मिसाल है कि आपके इजराइल की जो सेटलमेंट्स है ना गाजा में, जो रिसेंटली उन्होंने बनाए सेटलमेंट्स, वो उन्होंने बॉर्डर के इतने करीब बनाई हैं ये शो करने के लिए कि ये इलाका हमारा है, ठीक है। मतलब बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस उन्होंने अपने शहरियों के अपार्टमेंट्स वहां जाके बना दिए, जो कि
जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन जो थे उसके तहत वो नहीं बना सकते थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको तस्लीम कर लिया कि ये इसराइल का ही इलाका है। उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि वहां से गाजा की जो आबादी है वो कोई 30 किलोमीटर के फासले पर है, गाजा शहर जी। और गाजा अच्छा। शहर है, गाजा शहर जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा अंदरूनी शहर है ना, कि एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा बनाया, तीसरा कमरा बनाया, चौथा कमरा बनाया, ऊपर कबूतर खाना बना दिया। ओके। वहां से होममेड रॉकेट्स वो फायर करते, ठीक है सही जी। है। अच्छा, एक होममेड रॉकेट को फायर होने के बाद सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं किसी सेटलमेंट के घर पे जाके फटने में। अच्छा। अच्छा सर, हाँ जी, कितनी देर में क्लास खत्म होएगी? या तुम जरा बात तो सुन लो ना पहले। अच्छा, 5 सेकंड लगते हैं बाबर साहब। तो जी सर। इसराइल ने ये नहीं किया कि अपनी सेटलमेंट्स हटा दे, उसने ये जी। किया कि एक आयरन डोम बनाया और अपने मैथमेटिशियन से कहा कि आपको हम रडार से इंफॉर्मेशन देंगे कि उन्होंने कोई रॉकेट फायर किया है, आपने कंप्यूटर को इस तरह से प्रोग्राम करना है कैलकुलस की इक्वेशंस के जरिए से कि हमें उसकी जी। ट्रेजेक्टरी पता चल जाए, सही है। और जब उसकी ट्रेजेक्टरी पता चल जाएगी हमें तो हम जी। उसके खिलाफ एक रॉकेट फायर करेंगे जो उसको हवा में ही तबाह कर देगा। ठीक हो गया। तो अब आप बताएं कि 2 सेकंड के अंदर उन्होंने ट्रेजेक्टरी पता करनी है उसकी, और जी। प्रेडिक्ट करना है कि उसका पाथ क्या बन रहा है, और 1 सेकंड के अंदर इनके रॉकेट ने उसको तबाह करना है, वरना एक पूरी फैमिली उड़ जाएगी। अच्छा, ये बात हो गई। एक और मिसाल मैं आपको दूं कि आप के पास खाना कितना है, आपकी आबादी कितनी बढ़ रही है, और आपके टीचर्स की तादाद कितनी बढ़ रही है, ये अब आपका प्रॉब्लम हो गया। जी। हमारी तादाद किस तरह से बढ़ रही है, हमें उसका पता है कि कौन सा फंक्शन कैलकुलस का जो है हमारी आबादी को अप्रोक्सीमेट करता है, सही है। और हम साथ ये देख लेते हैं कि क्या हम इतने इंग्लिश और मैथ के टीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सही। अगर हम 5 साल की प्लानिंग करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि 5 साल तक हम इतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दें कि फिर वो हमारी जो आबादी बढ़ेगी उसके हिसाब से उसको कैटर कर सके। ठीक है। अच्छा, मेरी जो नेक्स्ट वर्कशॉप शुरू हो रही है उसका पहला टॉपिक ये है कि हु किल्ड द मैथमेटिक्स टीचर। सही है। उसमें कैलकुलस को इस्तेमाल करके उन्होंने उस कातिल को पकड़ने की कोशिश की है। सही हो गया। अच्छा, वो कैसे की उन्होंने, हाँ। मतलब ये सारी चीजें जो हैं। अच्छा, एक और टॉपिक ये है कि जंगल में शेर भी होते हैं और भेड़ें भी होती हैं, तो वो भेड़ों शेर जो है वो सारी भेड़ों को क्यों नहीं खा जाते, ऐसा सही। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता, या हिरन होते हैं, जो भी आप उसकी खुराक समझ लें, ये क्यों नहीं होता जंगल में कि शेर सारे हिरन्स को खा जाएं और हिरन्स की स्पीशीज ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता, क्यों सही नहीं है। होता? कैलकुलस आपको बताता है कि क्यों नहीं होता। सही है। तो अब आप बताएं मैं आपको कितनी और मिसालें दूं बहुत जिंदगी शुक्रिया में। सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी। अच्छा, अब एक और जो मजे की बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जब न्यूटन ने और लेबिन्स ने ये दरिया, अच्छा ये सारी बातें जो हैं, बाबर साहब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये सारी एप्लीकेशंस हम क्लास में, कैलकुलस की क्लास में कभी डिस्कस नहीं करते। हाँ जी सर। बताएं जी, भट्टी साहब या ताहिर साहब, आपने मैथ्स के 3-4 कोर्सेज कैलकुलस के पढ़े हुए हैं, कोई एप्लीकेशन डिस्कस किया आपने वहां पे? सर उसमें जी आप ऑनलाइन? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी जी, हमारे एक्चुअली क्लासेस में ये डिस्कस नहीं होती, वो जस्ट इंटीग्रेट करके हमें बताते हैं कि
इसको ऐसे कैलकुलेट करना है या इंटीग्रेशन का मेथड समझा देते हैं। तो ये कभी भी एप्लीकेशन डिस्कस नहीं होती, मैं हमेशा हैरान ही होता रहा। मगर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हमारी सारी डॉक्टर साहब ने मैंने डॉक्टर साहब से पढ़ी है, तो एक्चुअली सारी इसी पे चल रही होती है, कैलकुलस पे, डिफरेंशिएशन पे, इंटीग्रेशन पे। ये सारा करंट का जो सारा मैकेनिज्म है, जैसे अगर आपका जो बिजली का बार मीटर लगा हुआ है सारा हर घर में लगा हुआ है, ये बेसिकली इंटीग्रेट कर रहा होता है। जो आपका करंट आपका आता है ना वहाँ पे बिजली का, उसको इंटीग्रेट करके ऐड करता जाता है, और ये आखिर में बता देते हैं भी आपका इतना टोटल आपने पावर कंज्यूम की है। अब ये जो हमारे गाड़ी के अंदर आपको स्पीडोमीटर होता है, जो आपको एक्चुअली वो माइलेज बता रहा होता है कि इतने माइल गाड़ी ने टोटल रन किए हैं। ये एक्चुअली उसको आपके जो पहिया घूम रहा है उसकी स्पीड को एक इंटीग्रेट करके तो आपको बता रहा है कि इतनी माइलेज आपकी टोटल हो गई है। तो ये एक्चुअली एवरीडे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, मगर वो कभी उस तरह से उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। तो मेरा तो कंट्रोल्स का फील्ड है, तो हम तो सारा दिन रात हमारा यही काम चलता रहता है, कैलकुलस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी। भट्टी साहब ये बताएं कि ये जो एक तो ये मसला है कि एप्लीकेशन हम नहीं बताते, दूसरा एक और मसला भी है कि हम शेप्स कोनिक सेक्शंस आपने पढ़े थे, लेकिन आपने ये सैटेलाइट मोशन तो अलग से पढ़ी थी। कोनिक सेक्शन कभी आपने सैटेलाइट मोशन से कनेक्ट किया था? वो सर मैं तो उसको हमेशा मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कोनिक सेक्शन कभी हमें छुड़ा दिए थे उन्होंने, तो मैंने तो कभी पढ़े ही नहीं। ये तो बल्कि अभी अभी मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये सैटेलाइट मोशन और ये दोनों आपस में लिंक करते हैं। तो और अगर वो हमने दोनों का लिंक पहले कभी किया होता तो बहुत आसान हो जाता है ये सारा एनालिसिस जो है। बाबर साहब ये तो आपने देखा है कि मैथ्स को हम जो कहते हैं ना कि मैथ बहुत मुश्किल है पढ़ना, या स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं आता, तो उसमें स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है जी सर, उसमें हमारा कसूर है कि हम उनको आइसोलेटेड चीजें कराते हैं। ऐसे ही है। अगर हम उनको एक इंटीग्रेटेड पिक्चर पेश करें ना जी, तो फिर हर आपस में कनेक्ट होती चली जाती है। यस सर। और एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बन जाती है जिसमें जिक्सॉ पजल जो हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और पूरी एक तस्वीर बन जाती है। यस सर। तो इसमें आप अगर कुछ कर सकें एज एन एडवाइजर ऑफ एजुकेशन तो आपका बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, मैं अब नादिर से और बाकी और जो लोग हैं, नवाल तो नहीं आई आज, क्या नाम है हमारी बेटी का? दर्शवाना। इनसे पूछूंगा कि अगर कोई ये सवाल पूछना चाहे इन दो ग्राफ्स के बारे में जो आपके सामने नजर आ रहे हैं तो मुझसे पूछ लें, या कोई कमेंट करना चाहें। नादिर, तुम कोई कमेंट करना चाहो इन दो ग्राफ्स के बारे में? एक में मोशन है, एक में मोशन नहीं है, लेकिन सिर्फ उसमें इसके अंदर सिर्फ शेप्स हैं। ये देखो, और ये शेप्स वही हैं जो यहां पर हैं। इसके बारे में इनके दरमियान जो लिंक है उसके बारे में अगर तुम कुछ बताना चाहो या कुछ कहना चाहो या कोई कमेंट करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी, दर्शवाना जी, तुम बताओ ना जरा। मुझे आई थिंक वो जो जिसमें मोशन नहीं है उसको तो जब मैं देखती हूँ तब मुझे वो टेनिस बॉल इफेक्ट का ही याद आता है कि जब उसको बीच में से देखते हैं और गोल घुमाते हैं तो फिर वो बड़ा होता जाता है, फिर मिल जाता है साथ। तो उससे कनेक्ट कर रही थी। और ताहिर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इन दोनों को? कि ये जो आपने रिलेट किया कोनिक सेक्शंस को प्लेनेट की मूवमेंट से और सैटेलाइट की मूवमेंट से, ये आपने खुद कितने सालों बाद आपको पता चला था ये कि ये कनेक्टेड है? किस क्लास में आपको पता चला ये? मुझे कल पता चला है जनाब। मुझे ये पढ़ा रहे हैं, मुझे कल ही पता चला ये। लेकिन आप दो तीन साल से तो मैं पढ़ रहा हूँ आपसे ये सेम चीज। यार मुझे अभी तक
सच्ची बात मैं आपको बताऊं, सच्ची बात मुझे अभी तक नहीं पता चला। नहीं, आपने किसी से पढ़ा होगा या फिर आपको किसी स्टेज पे पता चला होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको जिस टीचर ने पढ़ाया है तो उसने कौन सी पेडागोजी यूज की है, ये मेरा सवाल है यार बेसिकली। हमने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, हमें यूईटी में जो मैथ्स पढ़ाया गया था उस वक्त हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। ये आपके सामने भट्टी साहब हैं, ये इस बात की गवाही देंगे कि मैथ्स के सब्जेक्ट को हम ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराया करते थे और मैथ के टीचर्स हमें ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराया करते थे। सो मच सो कि एक सब्जेक्ट है मैथ्स का प्रोबेबिलिटी, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि अगर वो आपको नहीं आता तो फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन सिस्टम में वो इतना इस्तेमाल होता है, तो उसका हमने नाम तब्दील करके डिपार्टमेंट वालों ने उसका नाम रख दिया स्टोकेस्टिक सिस्टम्स। और वो स्टोकेस्टिक सिस्टम जो था उसको कहा कि ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जी। उन्होंने कहा जी कंटेंट्स तो वही है जो प्रोबेबिलिटी के हैं। उन्होंने कहा जी कंटेंट्स को छोड़ें, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। तो वो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह ट्रांसफॉर्म्स का एक सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसफॉर्म्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स है, जी ट्रांसफॉर्म्स है। ये ट्रांसफॉर्म्स का जो सब्जेक्ट है ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कि हमने मैथ वालों से कहा कि भाई ये आपने नहीं पढ़ाने, हमने थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्म्स के हिसाब से ये चीज़ पढ़ानी है। आप हमने उनके नाम ही तब्दील कर दिए टॉपिक्स के, ताकि वो मैथ वाले शोर ना मचा सकें कि भाई ये मैथ के सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, मैथ वाले सब्जेक्ट तो हमने पढ़ाने थे। भट्टी साहब क्या ख्याल है आपका? सर बिल्कुल ठीक बात है सर, ये ऐसे ही हुआ है। और मैथ वाले यानी हमने मैथ इतना पढ़ा है, हालांकि 2-3 सब्जेक्ट मैथ के पढ़े थे, तो मतलब कई सालों के बाद जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो प्रैक्टिकल में हम सॉल्व कर रहे थे एक्चुअली मेथड्स वही वाले थे, मगर वो कभी कनेक्ट होते होते कई साल लग गए उसमें सर। उसके बाद वो भी इस वजह से कि मेरा काम मैंने चूँकि एडवांस स्टडी की बाद में, तो इसलिए आम जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जो अंडर ग्रेड पढ़ते हैं उनको नहीं अंदाज़ा होता, उनको सारी ज़िंदगी अंदाज़ा नहीं होता। तो मैथ जो था बड़ा कनेक्टेड था और वो रेलिवेंट था उसी काम से जो हमें करना था। तो बाबर साहब, ये मैथ्स की जो रिफॉर्म्स है ना, मैथ टीचिंग की जो रिफॉर्म्स हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। मुझे याद है जब मैं 10वीं जमात में था तो मैं मैथ्स में हमेशा अच्छे मार्क्स लिया करता था, अगरचे मुझे आता जाता कुछ भी नहीं था। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे थे, तो बल्कि एफएससी में था जब मैं, हाँ उसकी बात हो रही है। तो मेरी अम्मी वाइस प्रिंसिपल थी, खाला वाइस प्रिंसिपल थी कॉलेज की। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तुम्हें हमारी जो मैथ की हम टीचर हैं, बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं, वो एक्सपर्ट हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था, तुम उनसे जाके समझ लो। अच्छा, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा हाँ बेटा बताओ क्या बात है। मैंने कहा जी ये मसला है। उन्होंने 4 लाइनों में वो मसला हल कर दिया इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। लो ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, ये आ गई ना समझ? मैंने कहा आ गई समझ। मैंने कहा बस अब तो समझ आ ही गई है। हालांकि समझ कुछ भी नहीं आई थी, मुझे पता चल गया था कि ये मैथ टीचर जो हैं ये समझाने के मतलब ये समझा ही नहीं सकती, ये बस कुछ नोटेशन लिख सकती हैं और नोटेशन के बाद लो जी सॉल्व हो गया। ये बाबर साहब ये बड़ा सीरियस मसला है बाबर साहब। यस सर जी। तो इस मसले को हल करने की बड़ी अशद जरूरत है हमें पाकिस्तान में। ये बात ठीक है सर। कि किस तरीके से, अब आप देखें जो मेरे जो नई वर्कशॉप हो रही है उसके जो टॉपिक्स हैं, मैंने उसके जान के जो टॉपिक्स रखे हैं वो इस तरह के रखे हैं कि वो उसमें प्रोजेक्ट्स होंगे बेसिकली, कि उसमें हम शुरू ही प्रोजेक्ट से करेंगे। इस तरह से प्रोजेक्ट से करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हम बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट होगी। अब मैं जिस तरह से कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाऊंगा कैलकुलस। कि हम प्रॉब्लम्स रखेंगे
और उन प्रॉब्लम्स को, ये देखें जरा, मैं आपको बताऊं टॉपिक्स जरा। पहला टॉपिक है हु किल्ड द मैथमेटिक्स टीचर। दूसरा है शर्लक होम्स एंड द बाइसिकल ऑफ मिस डायरेक्शन। जी। शर्लक होम्स एक मिस्ट्री सॉल्व करता है यूजिंग कैलकुलस। तीसरा है कैलकुलस, इलेक्ट्रिक गिटार एंड म्यूजिक। चौथा है मैथमेटिक्स एंड आर्ट। पांचवा है कोविड-19 एपिडेमिक्स एंड इट्स प्रिडिक्शन। अब ये देखें, ये सारे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं ना हमारी सोसाइटी के लिए। यस सर। छठा टॉपिक है द कैलकुलस ऑफ रोमांस। पांचवा टॉपिक है हाउ अल बैरूनी, हाउ, ये देखें जरा, हैरानी की बात देखें, हाउ अल बैरूनी डिस्कवर्ड अमेरिका। ये किसी को पता ही नहीं कि अल बैरूनी ने अमेरिका वहां जाए बगैर डिस्कवर कर लिया था, बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस। और उसके बाद टॉपिक है द हेवनली ब्यूटी एंड सिमेट्री ऑफ प्लेटोनिक सॉलिड्स। Why the tigers do not eat all the sheep in the jungle। और उसके बाद एक और टॉपिक है द रिबटल ऑफ द हार्मनी प्रोपोज्ड बाय कैलकुलस। ये एक किताब है वोल्टेयर की जो मैंने आप सब लोगों को भेजी है। Yes, Mama. तो मतलब कहने का ये है कि मैंने सोचा है कि अब इसको और भी ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड कर दिया जाए, कि हम पहले प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें बाबर साहब। यस। फिर हमें जरूरत पेश आए मैथमेटिक्स के किसी खास टॉपिक की, तो उस वक्त फिर हम वो टॉपिक पढ़ें जी। दैट विल बी अ पैराडाइम शिफ्ट। यस सर। कि बजाय इसके कि किताबों में आप मैथमेटिक्स की देखते हैं, अमेरिकन किताबों में भी देखते हैं, अच्छी किताबों में, बहुत टॉप की क्लासों में भी, किताबों में भी देखते हैं कि पहले वो मैथ्स पढ़ाते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशंस पढ़ाते हैं। हम एप्लीकेशन से शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको पता है, यस सर। पेडागोजी में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का बड़ा मुकाम है। तो वो वहां से हम शुरू करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स में जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, आप सब लोगों की बहुत मेहरबानी, आप आए, आपकी वजह से मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गया। ये जो लिंक हमने बनाया है ना, ये जो लिंक हमने बनाया है किसके दरमियान, ये अभी जो पूछ रहा था कि ताहिर साहब पूछ रहे थे कि प्लेटोनिक, नहीं सॉरी, ये कोनिक सेक्शन के दरमियान और जो प्लेनेटरी मोशन है उसके दरमियान जो लिंक बनाया है, ये लिंक अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा बेहतर समझ आना शुरू हो गया। असल में नॉलेज तो इज, नॉलेज की एक डेफिनेशन जो मैंने पेडागोजी में पढ़ी थी वो ये है कि मेकिंग कनेक्शंस। इफ यू कैन मेक कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, देखें जिंदगी में भी रिलेशनशिप्स ही होते हैं ना। ये आपकी बीवी है, ये आपका बच्चा है, ये आपका दादा है। आप ये तो नहीं कह सकते, किसी और की बीवी को पकड़ के तो नहीं कह सकते ये आपकी बीवी है। यस सर। अगर कहेंगे तो मार खाएंगे फिर। मतलब रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उन रिलेशनशिप्स को आपने सामने रख के आगे चलना है। अगर हर बंदा आइसोलेटेड हो तो फिर तो सोसाइटी का क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। यस।